हेलो एवरीवन, बच्चा पार्टी। ये एक ऐसा वीडियो है जो कि सो कॉल्ड टॉपर्स के लिए नहीं है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों का जो सोच होता है वो ऐसा होता है कि जैसे हम बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है पढ़ने में, ठीक है ना, लेकिन हम यदि मेहनत कर लेंगे तो हम क्वालिफाई तो कर जाएंगे। सो लेट्स हैव अ चांस। ये उन बच्चों के लिए वीडियो होने वाला है, मतलब मेजर ऑफ द जनता के लिए वीडियो होने वाला है। मेजर ऑफ द स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको एक ऑथेंटिकेट तरीके से, मतलब जो मैंने एनालिसिस किया हुआ है उसका मैं आपको सामने मुजाहरा पेश करूंगा, जिसमें कि आपको आइडिया लगेगा कि यार एक्चुअली 120 to 130 140 मार्क्स इजीली पॉसिबल है, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है, पहले मैंने पूरा डीप एनालिसिस किया हुआ है, ठीक है ना, उसके बाद मैं आप लोग के सामने वो सारी चीजें शेयर करने वाला हूं, ठीक है। सो इसीलिए मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं इसमें मात्र एक सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं करने वाला हूं। आई विल टॉक अबाउट ऑल द 3 सब्जेक्ट विच आर आस्क्ड इन जेईई मेन एग्जाम, ओके। मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये वीडियो थोड़ा यदि 20 मिनट तक भी जाता है तो इसको पूरा देखिएगा, बिकॉज यू विल लव दिस वीडियो, ओके। व्हाई आई एम सेइंग, चलिए अपन बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं बात कर रहा हूं किसकी, केमिस्ट्री की, ठीक है ना, केमिस्ट्री एज वेल एज फिजिक्स। क्लियर है, मैं एक साइड केमिस्ट्री ले रहा हूं और एक साइड में फिजिक्स ले रहा हूं। मैं 2 सब्जेक्ट्स एक साथ लेकर के इनका एनालिसिस करने वाला हूं, केमिस्ट्री एज वेल एज फिजिक्स। आई एम गोना हैव बोथ ऑफ द सब्जेक्ट्स टुगेदर, ओके। और इनके बारे में हम लोग एक साथ बातें करेंगे, ठीक है। देखो यार, सबसे पहला एक टॉपिक जो मुझे लगता है कि किसी भी एवरेज बच्चे को तैयार करना चाहिए वो है मॉडर्न फिजिक्स का एटॉमिक स्ट्रक्चर। कौन सा टॉपिक बेटा? एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर मैं क्यों बोल रहा हूं? देखो, केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेगा, क्लियर है। और फिजिक्स वाले एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करोगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, एनर्जी, फिर या फिर उसके ऊपर एक्सेलरेशन या उस पर लगने वाला फोर्स या फिर रेडियस, इन सब चीजों के बारे में बात करेगा। बट ओवरऑल जब मॉडल्स की बात करोगे तो बोर मॉडल हो, चाहे रदरफोर्ड मॉडल हो, चाहे वो आपका कोई भी मॉडल हो, या फिर उनके बेसिक पोस्टुलेट्स हो, या फिर उन पे बेस्ड डिराइव्ड कंडीशन हो, लाइक कि रेडियस का क्या एक्सप्रेशन होगा, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होगा, या फिर एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा, टोटल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस क्या है, ये ढेर सारी चीजें जो है वो सब सेम आती हैं। और मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स में सेम टॉपिक पूछा जाता है और केमिस्ट्री और फिजिक्स का मिला करके यदि मैं बात करूं तो ओवरऑल देखो, ये फिजिक्स में तो ये मॉडर्न फिजिक्स का टॉपिक होता है, एज ए इंडिविजुअल नहीं होता, बट ये मॉडर्न फिजिक्स का टॉपिक होता है। बट मैं यदि बात करूं इन दोनों टॉपिक्स को मिला करके तो मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन आपको जेईई मेन के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। यू कैन सी 3 to 4 क्वेश्चंस। क्लियर है, किसमें से? एटॉमिक स्ट्रक्चर में से। फिजिक्स और केमिस्ट्री का दोनों का मिला लेते हैं तो। बट यहीं पे मैं एक चीज और ऐड कर देता हूं, रिमेनिंग मॉडर्न फिजिक्स। रिमेनिंग मॉडर्न फिजिक्स, क्लियर है। मैं वो टॉपिक्स भी बोल रहा हूं जो कि आप इजीली कर सकते हो। व्हाट? जो कि आप इजीली कर सकते हो, कम टाइम पे कर सकते हो, और 1 महीने में आप सारे टॉपिक जो कर सकते हो, ऐसा मैंने एक पूरा एनालिसिस बनाया हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि कहने के लिए तो यार हम कह दें कि रोटेशनल मोशन कर लो, है ना, लेकिन यार वी ऑल नो दैट कि रोटेशनल मोशन 2 दिन में नहीं हो सकता, ठीक है ना, उसको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। और यदि हो भी गया तो हमें श्योर नहीं हो सकते कि हमसे क्वेश्चन बनेगा एग्जाम हॉल में, क्योंकि उसमें बहुत सारे वेरिएशंस पूछे जा सकते हैं। लेकिन इन सब टॉपिक्स में फिक्स्ड नंबर ऑफ वेरिएशंस होते हैं जिसकी वजह से हम श्योर होते हैं कि हम एग्जाम हॉल में कर लेंगे क्वेश्चन। तो मॉडर्न फिजिक्स से और मान के चलो कि 2 से 3 क्वेश्चन। मैंने 2 से 3 क्वेश्चन क्यों बोले हैं? क्योंकि अब इसमें 2 टॉपिक बचते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर निकालने के बाद। एक तो बचता है हमारा क्या माय डियर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डुअल नेचर ऑफ लाइट, ओके। और उसके अलावा बचता है हमारा रेडियो एक्टिविटी या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ लाइफ पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर लेना, न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन की थोड़ी बहुत डिफिनीशन देख लेना, है ना, या फिर ये देख लेना कि कब कौन सी किस प्रोसेस में क्या होता है। अल्फा पार्टिकल निकलता तो क्या होगा, बीटा पार्टिकल निकलता तो क्या होगा, गामा पार्टिकल निकलता तो क्या होगा, ठीक है ना, या फिर बीटा माइनस निकलेगा या बीटा प्लस निकलेगा, कब कैसे एनपी रेशियो देख के कैसे जज करते हैं। एनपी रेशियो 1 से ज्यादा होगा तो बीटा माइनस निकलेगा कि बीटा प्लस निकलेगा, एनपी रेशियो 1 से कम होगा तो क्या होगा। मतलब
मतलब इन सारी चीजों के बारे में, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का क्या सिग्निफिकेंस है, क्लियर है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का जो ग्राफ आता है मास नंबर के बेसिस पे जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उस ग्राफ का एनालिसिस कैसे करते हैं, उस ग्राफ के बेसिस पे कैसे जज कर सकते हैं कोई न्यूक्लियर फिजन है या न्यूक्लियर फ्यूजन है, ये ढेर सारी चीजें आपको जज करनी आनी चाहिए। यू शुड बी एबल टू डू दैट, ओके। सो मॉडर्न फिजिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन, और मतलब ओवरऑल हम मान के चल सकते हैं कि ये अकेला एक टॉपिक और केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग को देने वाला है कितने मार्क्स, कम से कम नहीं तो 3 3 6 मान लीजिए, या फिर 4 3 7 मान लीजिए, तो 6 चौको 24 नंबर अकेले आपको ये देने वाला है। ये एक ऐसा टॉपिक। और सबसे अच्छी बात क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले में मात्र थोड़ा सा बस ऐड कर दिया किसका, आप लोग का पॉलीज एक्सक्लूजन, जो मतलब जो ये बेसिक रूल्स होते हैं अबाउट प्रिंसिपल, ठीक है ना। लेकिन वो सब एटॉमिक स्ट्रक्चर के मतलब डिटेल में जब जाके पढ़ते तब आता है, ठीक है ना। मेन इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, वहां पे मेन है इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर है। क्वांटम, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वांटम नंबर्स, ओके, बस दैट्स ऑल, इतना है। यहां पे थोड़ा और डिटेल में है उसकी मोशन के बारे में, बट कर सकते हो आसानी से। नाउ अगला टॉपिक जो मुझे लगता है करना चाहिए आपको, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में क्यों सजेस्ट कर रहा हूं, एक्चुअली इसका कारण है। देखो केमिस्ट्री में भी थर्मोडायनेमिक्स होता है, फिजिक्स में भी थर्मोडायनेमिक्स होता है। केमिस्ट्री वाले थर्मोडायनेमिक्स में बस एंट्रोपी का थोड़ा सा अलग से जिक्र है, जिसका जिक्र यहां पे नहीं है। और केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स में जो वर्क डन के मीनिंग आती है वो इस वाले में थोड़ा सा डिफरेंट होती है। जैसे कि यहाँ पे वर्क डन सिस्टम पे जो किया जाता है वो निगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ पे फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करते हैं देयर इज डिक्रीज इन वॉल्यूम, डेल्टा भी निगेटिव आया तो वर्क डन निगेटिव हो गया। लेकिन यहाँ पे वर्क डन ऑन सिस्टम पॉजिटिव लेते हैं। बस ये लिटिल डिफरेंसेस है, उसके अलावा ढेर सारी प्रोसेस, आइसोथर्मल, आइसोबारिक या फिर आइसोकोरिक या एडियाबेटिक, सारी प्रोसेस सब कुछ सिमिलर, इसके लिए भी इसके लिए भी। सो व्हाट आई विल सजेस्ट कि आपको दोनों को एक साथ कवर करना चाहिए। थोड़े मोड़े इसमें वेरिएशंस होंगे, अलग से एंट्रोपी हो गया थोड़ा बहुत, और गिब्स एनर्जी फंक्शन जो होता है, बस दैट्स ऑल, क्लियर है। सो ओवरऑल ये मान के चलो कि ये थर्मोडायनेमिक्स और यहां वाला थर्मोडायनेमिक्स, ये दोनों मिल करके कम से कम नहीं तो आपको, दोनों मिल करके कम से कम नहीं तो आपको 3 से 4 क्वेश्चन देने की क्षमता रखते हैं। और आता ही है, हर बार आ रहा, हर बार आ रहा। अब कुछ लोग यहां पे ये बोल सकते हैं कि सर ये बताओ मुझे कि आप ये थोड़ी कह सकते हो आप पेपर थोड़ी आउट कर सकते हो। नहीं यार, मैं पेपर आउट नहीं कर सकता, नो डाउट तुम सही कह रहे हो, मैं पेपर आउट नहीं कर सकता। लेकिन यार देखो, हमें भी पता है कि जेईई मेन का जो पेपर होता है वो 12th वाले बच्चे भी उस पेपर को दे रहे होते हैं, और हर बच्चा कोचिंग नहीं कर रहा होता है। बहुत दूर दराज के बच्चे भी होते हैं जो कोचिंग नहीं कर रहे होते हैं। सो जो ये पेपर बनाया जाता है वो ऐसा पेपर बनाया जाता है कि कोई भी बच्चा इस पेपर को अटेम्प्ट कर सके, ठीक है ना। एक एवरेज मीडियोकर वो भी इस पेपर को कर सके। सो इसीलिए मेरा सजेशन है कि आप इन सब टॉपिक को सीरियसली लीजिएगा, क्लियर है। नाउ अगला टॉपिक जो मुझे लगता है केमिस्ट्री में वो है कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री, क्लियर है। या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वो आपका मिनिमम 2 क्वेश्चन दे सकता है, आप लोगों को आसानी से दे सकता है, ठीक है ना। फिजिक्स में अब आप पैरेलल में जैसे ये इस तरह से आपको टॉपिक्स भी कवर करने हैं डेली, डे बाई डे। अब इसी में पैरेलल में आपको जो अगला टॉपिक उठाना है वो उठाना है सेमीकंडक्टर, ठीक है, प्लस लॉजिक गेट्स, प्लस आपको उठाना है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में कौन सा, देखो एक्चुअली वी ऑल नो दैट कि जब आप सेमीकंडक्टर करते हो तो वहां पे आपको बहुत सारी ट्रांजिस्टर, समझ रहे हो ना, पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है ना, या फिर आपका जीना डायोड, ये सब भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ही हैं। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अलग से लिखने के पीछे कारण क्या है, आपका गैल्वानोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वानोमीटर एज अ वोल्टमीटर, एज अ एमीटर, ठीक है ना, या फिर आपका मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर जो होता है, या फिर आपका मीटर ब्रिज, या फिर आपका थोड़ा मोड़ा आप पोटेंशियोमीटर के बारे में बात कर सके तो कर लीजिएगा, ठीक है ना। मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर की स्पेसिफिक पॉइंट्स क्या होते हैं, क्यों ये स्पेशल होते हैं, सेंसिटिविटी कैसे चेंज कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर की या फिर मीटर ब्रिज की, सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाते हैं, कैसे घटाते हैं, एरर आने के कारण क्या हो सकते हैं, कभी भी रीडिंग सही नहीं आ रही है, नल पॉइंट नहीं मिल रहा तो व्हाट कैन बी द रीजन बिहाइंड दैट, इसके ऊपर बात कर लीजिएगा। और इसके लिए आपको ना अलग से कुछ नहीं करना है, आप कोई भी बेसिक सा एक्सपेरिमेंट वाला बुक उठा लीजिएगा और एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस वाला बुक उठा के पूरा कर लीजिएगा, आपका आसानी से हो जाएगा। तो इसमें से आपका मैं मान के चल सकता हूं कि मिनिमम 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलते हैं। सेमीकंडक्टर लॉजिक गेट से ही 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। कैसे, एक क्वेश्चन तो पूरी तरीके से सेमीकंडक्टर लॉजिक गेट का हो जाएगा और एक क्वेश्चन पार्सली किसी से लिंक करा देगा। जैसे 4 ऑप्शन दे दिया,
उनमें से बोल दिया कि कौन सी डिवाइसेस हैं जो ये काम करती हैं। अब उनमें से मैच द कॉलम दे दिया। लो तो अब एक का मैच द कॉलम, मान लो कोई लॉजिक गेट भी डाल दिया, तो मतलब बिना लॉजिक गेट के वो कॉन्सेप्ट तो आपसे नहीं बन सकता, तो बिना लॉजिक गेट के नॉलेज के वो क्वेश्चन तो आपसे नहीं बनता। सो ये हमें समझना पड़ेगा, ठीक है ना। अगला टॉपिक जो मुझे लगता है इस पर्टिकुलर केमिस्ट्री वाले सेक्शन में जो हमारा, ठीक है ना, केमिस्ट्री वाले सेक्शन जो हम लोग अगला टॉपिक लेंगे वो लेंगे हम पॉलीमर, क्लियर है, प्लस बायोमॉलिक्यूल प्लस आपका जो अगला टॉपिक लेंगे बायोमॉलिक्यूल, प्लस अगला टॉपिक जो लेंगे आपका वो लेंगे हम पॉलीमर बायोमॉलिक्यूल केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इन एवरीडे लाइफ, एवरीडे लाइफ। ये आपका मान के चलो कि 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आपको पूछने को मिल सकता है कंफर्म, 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म देखने को मिल सकता है, कंफर्म मिलता है। और सबसे अच्छी बात जानते हो क्या, पॉलीमर में फिक्स्ड है कि भैया आप एनसीईआरटी उठाइए, एनसीईआरटी के वही जो आपके डिफरेंट कंपाउंड्स है, टेफ्लॉन, ये बेकेलाइट, ये लाइट, वो लाइट, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उनकी सब यूनिट्स क्या होती हैं, कैसे मिलकर बना होगा, क्यों बना होगा, बस बात खत्म, ठीक है ना। बायोमॉलिक्यूल्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ शुगर्स के बारे में थोड़ा मोड़ा बात कर लीजिए, कौन सा कैसा कंपाउंड है, ठीक है ना, कौन से किसकी क्या स्पेशल प्रॉपर्टी है, थोड़ा मोड़ा, मतलब एकदम स्पेसिफिक है। रटनते विद्या पे चलिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, इसमें तो मैं रटने को ही बोलूँगा, रट लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जस्ट अपना एनसीईआरटी उठा के देख लीजिए। तो इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन, बाय द वे मैं 2 क्वेश्चन लिखने में शर्मा रहा हूँ कि इसमें से जनरली 3 क्वेश्चन ही आते हैं। 3 क्वेश्चन मतलब हर टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और इसी टाइम पे आप पैरेलल पे इधर अगला टॉपिक उठा लीजिएगा एरर, क्लियर है, एरर प्लस डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस आपको कंफर्म ये 1 से 2 क्वेश्चन दे सकता है, कंफर्म 1 से 2 क्वेश्चन दे देता है, कंफर्म 1 से 2 क्वेश्चन दे सकता है, कंफर्म, बी रेडी फॉर दैट। नाउ लास्ट में जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बोलूंगा कि इसमें आप करना चाहिए था आपको, वो होगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक दिख रहा है अच्छे से, हाँ दिख रहा होगा, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। क्यों मैंने बोला पीरियोडिक प्रॉपर्टीज करने को, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, क्योंकि एक बात बोलूं, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको पूरा अच्छे से कर लिया है ना, तो ये मान के चलो कि तुम 3 से 4 क्वेश्चन अलग से कर सकते हो। कैसे, ऐसे मैं क्यों बोल पा रहा हूं, व्हाई आई एम एबल टू से लाइक दिस, उसके पीछे कारण है बेटा। पीरियोडिक प्रॉपर्टी से क्या होता है, एसपीडीएफ पूरा कवर होता है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से ही, पीरियोडिक टेबल से ही मल्टीपल प्रॉब्लम्स, मल्टीपल वेरिएशंस जोड़े जा सकते हैं, ठीक है ना। सो मेरा एक सजेशन होता है कि आप कुछ करिए चाहे ना करिए, ये सब करने के बाद आप पीरियोडिक टेबल जरूर अच्छे से कर लीजिएगा, पूरा अच्छे से डिटेल में कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए यार, ये ऐसी चीजें होती हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में आपको मतलब फायदा देती हैं। जैसे कि यहाँ पे फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। जरूरी नहीं कि डायरेक्टली वर्क एनर्जी थ्योरम से क्वेश्चन आए, लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम का एप्लीकेशन आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मैग्नेटिज्म में, ठीक है ना, या फिर रोटेशनल मोशन में, या फिर सेंटर ऑफ मास में, या फिर हो सकता है कि काइनेमेटिक्स से कुछ वेरिएशंस में आप लोग को वर्क एनर्जी थ्योरम हेल्प कर दे, या फिर एसएचएम में तो हर जगह हेल्प कर देगा, एसएचएम में हर जगह हेल्प कर देगा, एवरीवेयर इट विल हेल्प यू, ठीक है ना। या फिर थोड़ा बहुत ये आपको मॉडर्न फिजिक्स में हेल्प कर सकता है, क्लियर है। तो व्हाट आई विल सजेस्ट कि यार ये ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो कभी भी देखना चाहिए, कभी भी हमें कवर कर लेना चाहिए, है ना, बिना कुछ सोचे हुए। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी 3 से 4 क्वेश्चन। एंड नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट यू कैन गो फॉर इन फिजिक्स, दैट इज व्हाट माय डियर, YDSE, ठीक है ना, प्लस EM वेव, प्लस EM वेव, ठीक है। आप देख सकते हो, आप बिना चौधरी बने हुए, बिना आप मतलब एकदम समझ रहे हो ना, खलनायक बने हुए, बिना आप फिजिक्स के टॉपर बने हुए, बिना केमिस्ट्री के टॉपर बने हुए, आपने कुछ चुन के टॉपिक्स को कर करके भी आप देख सकते हो, इससे आपका क्वेश्चन नंबर अपन जोड़ते हैं, टोटल क्वेश्चन जोड़ते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन, तो ये मान लो कि तुम्हारे 6 क्वेश्चन हो गए, 6 3 9 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन हो गया, 9 + 3 तुम्हारा 12 क्वेश्चन हो गया, 12 मान लो तुम्हारा 2 क्वेश्चन, ये हाँ EM वेव, इससे भी 1 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो 12 12 1 13 13 1 14 14 क्वेश्चन यहीं पे हो गए, ठीक है ना। आगे बढ़ो, इधर आ जाओ, 14 2 16, ठीक है ना, 16 3 19 और 19 3 22 क्वेश्चन आप देख सकते हो। 22 क्वेश्चंस बिना कोई आप चौधरी बने हुए, बिना आप कोई खलनायक, मतलब समझ लो ना, बिना आप कोई भी बड़ा भयानक केमिस्ट्री का टॉपर, बड़ा भयानक फिजिक्स के टॉपर, मतलब जो इसे क्वेश्चन को देख दे तो क्वेश्चन गिर जाया करते थे, ऐसा बिना बने हुए आप आसानी से इतने क्वेश्चन अप्रोच कर पाए। और सबसे अच्छी बात क्या जानते हो, इन सब टॉपिक्स को कवर करने के लिए आपको 100 दिन नहीं चाहिए,
इन सारे टॉपिक्स यदि आप पकड़ के बैठ जाएं, डेली के 3 घंटे देना स्टार्ट कर दे, 3 घंटे इसको, 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 मतलब लॉजिकली आप 5 से 6 दिन में पूरा निपटा देंगे और इनका प्रीवियस ईयर भी सॉल्व कर लेंगे, इनके सारे फॉर्मूले कवर कर लेंगे और ये क्वेश्चंस आपको, ये चैप्टर्स आपको नंबर दिला के छोड़ेंगे। नाउ अगला टॉपिक जो आता है, जो हमारा अगला सब्जेक्ट है, दैट इज मैथ्स। क्लियर है? मैथ्स में अपन लोग समझते हैं, मैथ्स में जो टॉपिक मैंने एनालाइज किए हुए हैं और जो मुझे लगता है, क्योंकि देखो यार मैं एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट रहा हूं मैथ्स का, तो मैं एकदम एक एवरेज स्टूडेंट की तरह बताऊंगा। क्लियर है? मतलब मेरा केमिस्ट्री और फिजिक्स तो सुपर स्ट्रांग थे, ठीक है ना, लेकिन मेरा मैथ्स एकदम एवरेज स्टूडेंट की तरह था। तो मैं तो वही टॉपिक्स आपको सजेस्ट करूंगा जिनसे बस नंबर आ जाए आपके, बस आपका काम हो जाए। क्लियर है? तो जैसे कि आपका सबसे पहला टॉपिक जो है, जो मुझे लगता है आपको कवर करना चाहिए, वो है मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट, कंफर्म एक क्वेश्चन, मतलब इस पे लिख के ले लो एक क्वेश्चन, और मुश्किल से आपको ये जानते हो कितने देना है, इसमें 2 से 3 घंटे देना है, 2 से 3 घंटे देना, और कुछ प्रीवियस ईयर के 2-4 क्वेश्चंस एक बार प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है ना। तो डैम श्योर है कि आपका एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। क्लियर है? अगला टॉपिक जो मुझे लगता है कि जो आपको देना ही देना चाहिए, मतलब बिना कुछ सोचे हुए, वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और ये पर्टिकुलर टॉपिक आपको 3 से 4 क्वेश्चन ला के दे सकता है, 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है ना। जनरली तो 5 क्वेश्चन भी पूछा है, ठीक है ना, पूरे पेपर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 5 क्वेश्चन भी पूछ लिया है, सर्किल, हाइपरबोला, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, इन सब से, ठीक है ना। लेकिन इलिप्स, लेकिन मैं क्या बोलूंगा, 3 से 4 क्वेश्चन ही मान के चलो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछता है, तो आप आराम से कर लोगे। सो क्लियर है? मतलब पूरा आसानी से कर पाओ, ठीक है ना। ऐसी बातें करेंगे अपन, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेता, इतना टफ नहीं होता, इतने बड़े वेरिएशन नहीं होते, और चीज़ें लगभग लगता है कि टू द पॉइंट हैं, हम कर सकते हैं। मतलब इन सब टॉपिक से मैं घबराता कभी नहीं था, और ये सब टॉपिक्स ऐसे होते थे कि ये टॉपिक्स थोड़ा भी समय दो तो यार तुम्हें ये तुम्हारी इज्जत करते थे, ठीक है ना। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे कभी इज्जत नहीं देता था, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर कठिन है, कोई यहाँ पे हो सकता है नीचे कमेंट करना स्टार्ट कर देगा, कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा बहुत आसान है, ऐसे कैसे बोल रहे हो, ठीक है ना। तो उसको हम बोलेंगे चिंटू, तो फिर इस तरह में तो यार जिनको रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन जिनका बैंड बजता है वो मुझे इजी लगता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो टॉपिक इजी है, मुझे पता है कि वो टॉपिक मुझे इजी लगता है, लेकिन टॉपिक स्टैंडर्ड है। समझ में आया कि नहीं है? सो इसीलिए मेरा जो कहने का मतलब था कि एक एवरेज स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, सो कॉल्ड टॉपर्स की जैसे नहीं, ठीक है ना। अगला टॉपिक जो मुझे लगता है वो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट्स। क्लियर है? कंफर्म 2 क्वेश्चंस तो मान के चलो, आई विल सजेस्ट, ठीक है ना। कई बार हो सकता है कि एक क्वेश्चन कम भी हो जाए, तो हमने कई जगहों पे ऐसा मान रखा है कि 3 से 4 क्वेश्चन, लेकिन उसमें 5 क्वेश्चन भी तो आते हैं, तो इसीलिए हम लोग 2 क्वेश्चन इसको मान के चल रहे हैं। वी आर टेकिंग इट टू बी 2 क्वेश्चंस, ओके ओनली, है ना। ये आपका टॉपिक बहुत ही आसान होता है, मुझे तो यार फिक्स नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज इसमें होती थी और हम आसानी से कर जाते थे, खेल जाते थे, है ना। इस वजह से मैं इसको करने के लिए हरदम सजेस्ट करता हूँ, ठीक है ना। नाउ अगला टॉपिक जो मुझे लगता है, ये थोड़ा सा कुछ लोगों को वियर्ड लगेगा, लेकिन ये सच्चाई है कि ये टॉपिक समय तो लेगा, थोड़ा सा समय ले लेगा, मान लो 4 दिन 5 दिन, लेकिन आपको नंबर ला के दे देगा। कौन सा टॉपिक है देख लेना, डिफिनिट इंटीग्रल प्लस लिमिट प्लस कंटिन्यूटी प्लस डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है ना। अब समझना थोड़ा सा, डेफिनेट इंटीग्रल मैंने क्यों बोला, मैंने पूरा कैलकुलस में से पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन, इंडेफिनेट इंटीग्रल ये सब क्यों नहीं बोल दिया, जानते हो क्यों? क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल में क्या है कि फिक्स्ड नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज है कि अच्छा ऐसा ऐसा होता है तो ये रिजल्ट आता है, ऐसा ऐसा होता है तो ये रिजल्ट आता है। तो यदि आपको प्रॉपर्टीज क्लिक कर गई एग्जाम हॉल में तो आप आसानी से वो क्वेश्चन निपटा देंगे, और उस पर क्वेश्चन भी हरदम आता है। और डेफिनेट का क्वेश्चन ऐसा होता है कि यदि आपसे आया मान लो, और आप यदि थोड़ा बहुत ही पहले से प्रिपरेशन किए हुए तो आप आसानी से उस एग्जाम हॉल में उसको कर पाओगे। सो व्हाट आई सजेस्ट कि आपको ये डेफिनेट करना ही करना चाहिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन। उसके अलावा लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इन टॉपिक्स को मिला करके जनरली देखा जाए तो 4 से 5 क्वेश्चंस मिल जाते हैं आपको। और देखो मैं तो इसलिए बोलता हूं कि लिमिट, कंटिन्यूटी इन सब का आप देख सकते हो थोड़ा बहुत, क्योंकि देखो यार मैं ये नहीं कहूँगा कि लिमिट का मतलब मैक्सिमम मिनिमम बस होता है,
लेकिन लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इन सारे टॉपिक्स के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग फिजिक्स में भी डिस्कस कर रहे होते हैं। मतलब इन टॉपिक्स के साथ हमारा हरदम लगाव रहता है, हमारा कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस बना रहता है फ्रॉम दीज टॉपिक्स। सो बिना किसी टेंशन के हम इन टॉपिक से पीछे जा सकते हैं, वी कैन गो बिहाइंड दीज टॉपिक्स। ओके, उसके अलावा लास्ट में आप एक और टॉपिक करना चाहें तो यू कैन गो फॉर सेट एंड रिलेशन। ठीक है, कंफर्म आपको एक क्वेश्चन दे देगा, सो यू विल बी लाइक हैप्पी पर्सन। ठीक है ना, इतना टॉपिक करके जाइए। मैं तो जनरली इतना ही करके गया था, ठीक है ना। फंक्शन मेरे से थोड़ा आता था, तो फंक्शन और ग्राफिकल वेरिएशंस अच्छे से आते थे मेरे से, तो आई वॉज कॉन्फिडेंट और मैं कर गया था। मतलब मेरे जेईई मेन में उस टाइम पे 56 नंबर आए थे मैथ्स में, ठीक है ना, और केमिस्ट्री में मेरे 100 के पास पहुंच गए थे। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, तब भी ठीक ठाक मार्क्स स्कोर कर लिया था, क्योंकि बेसिक चीज़ें पकड़ लिया था इस वजह से। ठीक है ना, तो इसमें भी ऑलमोस्ट कितने क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, तो 1 3 4 हो गया, 4 2 6 हो गया, 6 4 10 11 क्वेश्चन यहाँ से आपके बन गए। तो आप देख सकते हो कि यदि आप केमिस्ट्री पीसीएम की बात करो, यदि आप मान लो फिजिक्स की बात करो, पी और प्लस सी का बात करो, तो उसमें से आपका कितना क्वेश्चन आया था, 22 क्वेश्चन आया था। क्लियर है बेटा? ठीक है, और यदि एम का बात करो तो एम में से कितना आया आपका, 11 क्वेश्चन आया। मतलब ऑलमोस्ट आपका कितना बन गया, 33 क्वेश्चंस बन गया। और 33 क्वेश्चंस का मतलब कितना हुआ, 33 क्वेश्चंस का मतलब हुआ कि ऑलमोस्ट एक तरह से देखा जाए तो आपका 132 नंबर दिखा रहा है। ठीक है ना, 132 मार्क्स दिखा रहा है। बट यदि आपकी भाग्य अच्छी रही और अच्छी रही, देखो भाग्य खराब रही तब भी इतने मार्क्स का आप करके जा रहे हो, और भाग्य अच्छी रही तो मॉडर्न फिजिक्स में से 5 क्वेश्चन अकेले पूछ लेगा, भाग्य अच्छी रही तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से अलग अकेले पूछ लेगा 3-4 क्वेश्चन। तो इसीलिए ये टॉपिक्स आपको करके जाने हैं, और इन टॉपिक्स को करने पे एक एवरेज बच्चा, एक एवरेज स्टूडेंट अपने आप को 95 परसेंटाइल के आसपास देख सकता है, एक एवरेज स्टूडेंट, और अभी भी कुछ नहीं किया है तब भी। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, एक और चीज बता दूं, मैं सारे लोगों को यहां बता देता हूं मैं, यदि आप लोग कहोगे कमेंट करके, तो मैं जैसे अनअकैडमी में भी क्लासेस लेता हूं, तो मैं कुछ फ्री क्लासेस में या पेड क्लास में जैसा भी होगा पॉसिबल, मैं फिजिक्स का सेक्शन तो एटलीस्ट ले ही सकता हूं। फिजिक्स का वो इंपॉर्टेंट सेक्शन मैं कवर करा दूंगा जिससे कि हम 40 नंबर 45 नंबर हम फिजिक्स में टारगेट कर सकें, या 50 नंबर मिनिमम। जो टॉपिक्स मैंने वहां लिखे हैं उन टॉपिक्स का मैं पूरा डिटेल सेशन करा दूंगा। क्लियर है? क्योंकि मैं अनअकैडमी में क्लासेस लेता हूं। दूसरी चीज ये कि इस चैनल में भी आप लोग यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे भी अब ढेर सारे वीडियोस आप लोग को जेईई मेंस से रिलेटेड मिलते रहेंगे। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप में से कोई बच्चा यदि नहीं जानता है तो मैं उसको बता दूं, आप में से कोई बच्चा यदि चाहे तो अनअकैडमी में मेरी प्रोफाइल सर्च भी कर सकता है। केपी सर नाम से मेरी प्रोफाइल है वहां पे बेटा, केपी सर नाम से, ठीक है, या फिर कार्तिकेय पांडे सर्च कर लीजिएगा। नाउ आई एम वन ऑफ द टॉप एजुकेटर्स देयर। ओके, सो आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा आप में से कोई बच्चा यदि अनअकैडमी में आना चाहता है प्लस में मेरी क्लासेस करने के लिए, कंप्लीट फिजिक्स पढ़ने के लिए, दे कैन ज्वाइन मी देयर बाय यूजिंग कोड केपी सर, यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% ऑफ। और साथ में मेरी पर्सनल फिजिक्स की मेंटरशिप, मतलब आपको जेईई मेन के पेपर और आईआईटी जेईई एडवांस के पेपर तक मैं आप लोगों को पर्सनल मेंटरशिप दूंगा। उसमें पर्सनल मेंटरशिप मतलब आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, कभी भी मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ ले सकते हैं। लेकिन आपको ये कोड यूज़ करने के बाद मेरे को पर्सनली टेक्स्ट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि यस सर आई हैव यूज दैट। ओके, देन आई विल चेक दैट, एंड इफ इन केस यस करेक्टली यू हैव यूज दैट, देन ऑन दैट केस आपको मेंटर से मिलेगा। सो गाइस, इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक जरूर करो यार। इतनी मेहनत करी आप लोगों के लिए, इतनी प्यारी एनालिसिस आप लोग को दी है मैंने, तो आई होप सो कि आप लोग को बहुत मजा आया होगा, आप लोग को रियलाइज हुआ होगा कि अरे यार ऐसा नहीं है कि इतने कठिन है, ये सब चीज़ें आसान है, पकड़ सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए बच्चा पार्टी। सो थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर। ठीक है, देख सकते हो 1 नंबर का टॉपिक्स।